हेलो एंड वेलकम गाइस। टुडे आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक। और साइंस और टेक में जो ये आपके नोट्स हैं वो हैं धर्मेंद्र सर के। और आप इनके नोट्स जो है देख सकते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली साइंस और टेक। और तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस और टेक में सबसे पहले हम अपना शुरू करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी कह सकते हो, स्पेस साइंस। और इसमें हम पूरा एकदम महारत नहीं हासिल करेंगे। जो भी नोट्स में लिखा है वो पर्याप्त है आपके पढ़ने के लिए। तो देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा बात समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर का 100 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग है उसी को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक, स्पेस। 100 मीटर ऊपर के भाग को हम क्या बोलेंगे? स्पेस बोलते हैं। ठीक। अब ये जो स्पेस है, वो इस पे किसी देश का अधिकार नहीं है। इस पे प्रत्येक जो भी देश चाहे वो अपना जो है यहाँ पे उसका अधिकार है। कोई सभी देशों का अधिकार है इस पे। इसमें एक कैरमैन रेखा है, 100 किलोमीटर के है। इससे इसी अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। ठीक, इसी से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। और वायु क्षेत्र जो है किसी राष्ट्र का यहीं तक होता है, 100 किलोमीटर के अंदर तक। 100 किलोमीटर के ऊपर किसी भी देश का जो है वायु क्षेत्र नहीं होता। उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिटी हुई थी, आउटर स्पेस ट्रिटी 1970 1967। तो ये स्पेस लॉ के बारे में बताता है। इसमें कौन से स्पेस लॉ लिखे देख सकते हैं। अंतरिक्ष का उपयोग सभी देश और समस्त मानव प्रजाति के लाभ के लिए होना चाहिए। यहाँ पे एक बात लिखी, लाभ के लिए होना चाहिए, हानि के लिए नहीं होना, है ना। धरती को ख़त्म करने के लिए स्पेस पे जाना है, धरती की सुरक्षा करने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं स्पेस से हम कर सकते हैं उसके लिए। अंतरिक्ष जाति समस्त मानव प्रजाति का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन किसी भी अंतरिक्ष मिशन से होने वाले नुकसान को राष्ट्र जिम्मेदार है ना। अगर कोई मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मिशन, मतलब राष्ट्रीय मिशन हो रहा है, कोई देश कर रहा है, और उस जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल कर रहा है उससे किसी अंतरिक्ष में नुकसान होता है तो वो उस राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। आगे अगर बात करें तो राज्य परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश हथियारों को कक्षा में या आकाश पिंडों में नहीं स्थापित करेंगे, है ना। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो होंगे, न्यूक्लियर हथियार, उनको जो है आकाशीय पिंडों में नहीं लेके जा सकते, ये है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारी जो कक्षाएं हैं हमारे अर्थ की, या कह सकते हो हमारी अर्थ जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो कक्षाएं हैं वो तीन बेसिकली हैं, एनईओ, एमईओ और जीओ। एनईओ को बोलेंगे निम्न भूकक्षा, मध्य भूकक्षा और भू संक्रमणकारी। इसको हम देखिए, नियो क्या होता है, वो 200 से 1200 किलोमीटर तक होता है। हमारे पृथ्वी के समुद्री तल से 200 से 1200 किलोमीटर तक के एरिया को हम बोलेंगे निम्न भूकक्षा। और उसके बाद 2000 से लेके 20,000 तक किलोमीटर के एरिया को हम लोग बोलते हैं मध्य भूकक्षा। और जो 36,000 किलोमीटर का एरिया है वहाँ तक, 20,000 से वहाँ तक को हम बोलते हैं जीईओ, है ना। तो इसको बोलते हैं भू संक्रमणकारी कक्षा। तो ये है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जैसे, तो इसको अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये एलईओ, एमईओ और जीईओ ये है। एलईओ फुटप्रिंट, अधिकतम कितनी जगह सिग्नल भेजा जाए, ठीक, ये बताता है। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, एलईओ के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्योंकि देखिए ये आपके जो एग्जाम में आंसर होंगे ना, उनमें एक तरीके से आपको लिखने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। बाकी आपको करंट अफेयर इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, जैसा मेरे को पता है इतना। तो एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, दूर संवेदी उपग्रह। तो ऊंचाई कम होती है ताकि कैमरा बेहतर कार्य कर सके। ठीक, इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। बात करें तो ध्रुवीय प्रकार का पथ होता है इनका, है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। आवर्तकाल इनका 90 से 180 मिनट होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस कक्षा में प्रवंचन मान पीएसएलवी से उपयोग करते हैं इसका। ठीक है। जीवन काल इसका जो है अपेक्षाकृत कम होता है। कम ऊंचाई के कारण गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय दाब प्रभाव में रहता है। ठीक। अब जब आप ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा रहे तो वायुमंडलीय दाब भी आप पे लगेगा, और उसके साथ साथ क्या, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। जब आप स्पेस के आउटर पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा कम दूरी में हैं तो वहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण बल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दोनों लगेगा। तो ये जिसमें फूट फूट की संभावना है ना, जिसमें टूट फूट जाता है कुछ भी तो उसकी संभावना होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगेगा, तो ये हो सकता है। कक्षीय अवधि कम होने के कारण कक्षीय विचलन की संभावना अधिक होती है, नहीं कक्ष से बाहर। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ ऐसे ये है, तो इसके जो कक्ष होंगे ऐसे ऐसे जा रहा है, क्या पता कक्ष से बाहर हो गया ऐसे, तो ये भी हो सकता है इसमें। ठीक, तो ये है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ईंधन की समाप्ति पर उपग्रह का जीवन काल खत्म हो जाता है ना। जब ईंधन खत्म हो जाएगा, ईंधन समाप्त,
तो उपग्रह का जीवन भी समाप्त हो जाता। तो ये है बेसिकली। आगे बात करते हैं हम लोग, इसके नुकसान क्या है देखिए। तो नुकसान है कि पूर्ण कवरेज हेतु काफ़ी उपग्रह की ज़रूरत होती है। अगर मान लो हमको पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ज़्यादा दिन वाले उपग्रहों को डालना पड़ेगा। निम्न जीवन काल है, बहुत कम जीवन काल है। कैसलर सिंड्रोम, स्पेस कचरे की समस्या है ना, आपको पता है स्पेस में बहुत सारा कचरा हो जाता है, तो उसकी एक समस्या। डिस्टर्बेंस की संभावना है ना, और जो स्पेस में डिस्टर्बेंस होगा उसकी संभावना। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है इसका लोअर अर्थ ऑर्बिट में मिशन शक्ति अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसमें डाला गया था। ईओएस फर्स्ट इसको बोला गया। गगनयान, हबल स्पेस टेलीस्कोप, अंतरिक्ष यान, इन सब में सहायता करता है। अब बात करते हैं एमईओ के बारे में। ठीक, तो एमईओ क्या है देखिए आप। तो एमईओ 200 से 2000 से लेके 2000 किलोमीटर तक की हाइट को हम लोग बोलते हैं एमईओ कक्षा, है ना, तो आपको पता होगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एमईओ क्या होता है। चलिए यहाँ भी डिटेल में देखें। तो आवर्तकाल इसका कितना है, 6 से 15 घंटे तक इसका आवर्तकाल है। ठीक है, आवृत्ति करता है पृथ्वी की। नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह हैं। जीपीएस के उपग्रह के यही मिलेंगे, है ना, जो जीपीएस वाले उपग्रह होते हैं जिससे हम जगह जगह पे जाते हैं। गूगल जो है वो उसका, है ना, तो अलग अलग नेविगेशन सैटेलाइट होती है, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं। जीपीएस एक मेथड है जिसके माध्यम से हम जगहों को पता लगाते हैं, किसी भी जगह पे हम जा सकते हैं उसके तहत सैटेलाइट के जरिए। तो यही मिलते हैं। ठीक है, ग्लोनास रूस का जो है जीपीएस ट्रैकर है, कह सकते हो नेविगेशन सिस्टम। ठीक, तो ये इसके लाभ क्या है, वास्तविक वैश्विक कवरेज मिलेगी, यानी पूरी दुनिया में हम वास्तविक चीज़ें देख पाएंगे, कहाँ पर क्या किस समय। बहुत कम विचलन है इसमें। ठीक, बहुत कम विचलन होता है वो, मतलब एकदम सटीक रहता है। और सूचना प्रदान का समय बढ़ जाता है, सूचना इसमें टाइम पे मिलती है। ठीक है, जीवन काल सापेक्ष रूप से अधिक होता है इसका, वायुमंडलीय नुकसान नहीं है इसका। ठीक है, कम उपग्रहों की जरूरत है इसके अपेक्षा। जैसे हम तो जो पहला वाला देखा था एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट का, तो उसमें बहुत ज़्यादा उपग्रहों की जरूरत है, इसमें कम उपग्रहों की जरूरत है। तो ये है दोस्तों एमईओ। अब बात करते हैं जीईओ। तो ये है जियो, यानी कि जो है सबसे भूसमरकक्षीय। ठीक है, तो इसमें देखें, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो है 24 घंटे तक इसका आवर्तकाल है, और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जाता है। दूर संचार वाले उपग्रह, मतलब ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो है ऑर्बिट होता है। दूर संचार वाले उपग्रह यहाँ रखे जाते हैं जिनमें हम बहुत दूर संचार की चीज़ें करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। सन है, अर्थ है और उपग्रह, ठीक ऐसे होता है। तो इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बात करें। वो स्थिति के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो यही वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो रोटेशन होती है तो इस तरीके का भी यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, इस तरीके का रोटेशन। ठीक, इस तरीके का रोटेशन, ये पृथ्वी। तो इस तरीके का रोटेशन जो है वो क्या दर्शाता है, तो वो ये दर्शाता है यहाँ पे कि जो है भूतुल्यकारी कक्षा पृथ्वी के केंद्र के पास में बनाया जाता है, और जो है भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी में भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर होता है। ठीक है, और किसी कोण के साथ झुकाए रखता है। भूतुल्यकारी कक्षा क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से होकर जो जा रहा होता है। ठीक, भूस्थैतिक कक्षा क्या होगी, जो भूमध्य रेखा पे जा रहा हो। ठीक, तो इस दो तरीके से हम प्रक्षेपण यानों का भेजते हैं अंतरिक्ष पे। झुकाव कोण 0 डिग्री सेल्सियस है। कक्षीय ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर है। आवर्तकाल 24 घंटे। उपग्रह संचार उपग्रह गगन इससे इसी से चलते हैं। ठीक है, बात करें मौसम उपग्रह, तो मौसम उपग्रह में आईआरएनएस सैट है, इसरो द्वारा जो भेजा गया नाविक नाम है इसका। ठीक है, जो हमारे नेविगेशन सिस्टम का काम करता है। हर एक देश का अलग अलग नेविगेशन सिस्टम हो सकता है। अपने देश में अभी गूगल ही ज़्यादातर चल रहा है। ठीक है, तो एक संचार उपग्रह से 1/3 विश्व को कवर किया जा सकता है। यानी अगर हम एक संचार उपग्रह अंतरिक्ष पे डालते हैं तो उससे जो है 1/3 वर्ल्ड के, पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा हम जो है कवर कर सकते हैं। नौदा यहाँ पे देखिए तो उपग्रहों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जितने भी हमने दोनों पढ़े उससे ये अधिक होता है। तो इससे बढ़िया अभी हमारे पास कोई भी नेविगेशन, मतलब इससे बढ़िया अभी हमारे पास कोई जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो नोट यहाँ पे भूस्थितिक कक्षा में स्थापित उपग्रह की स्थिति पृथ्वी की सापेक्ष नहीं बदलती है ना, जैसा कक्षा है वैसे ही रहेगी। और 2 सेकंड आगे देखे भाई, है ना। ध्रुवीय कक्षा क्या होती है, तो ऐसी कक्षा जो उत्तर से दक्षिण में अपनी परिपथ पूरा करती है ना, उत्तर से किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, लोअर अर्थ ऑर्बिट जैसी। ठीक है, तो आगे बात करें तो मध्यम कक्षा को सूर्य समकालिक कक्षा उठा कहते हैं। ठीक, मध्यम कक्षा को सूर्य कम समकालिक कक्षा कहते हैं। ठीक, सूर्य समकालिक कक्षा का झुकाव सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली सीधी रेखा के सापेक्ष
हमेशा समान रहता है। इसको देखेंगे इस डायग्राम की सहायता से कि जैसे हम अगर इस तरीके से हम हमारी कक्षा है इस तरीके से, तो ये सूर्य के हमेशा सामने रहेगी, सूर्य के इस तरीके से हमेशा सामने रहेगी, तो जिससे सनलाइट मिलती रहेगी और उससे जो है हमारा जो स्टेशन है वो सही से चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा का उपग्रह, उनका उपयोग, उपयोग क्या है इनका और उपग्रह के बारे में समझते हैं। मुख्य कार्य सुदूर संवेदन, है ना। तो ये सुदूर संवेदन क्या है, देखिए यहाँ पे, जिसके लिए वह प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, अवशोषण व प्रकीर्णन की घटनाओं को उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब सुदूर संवेदन करेंगे, दूसरे से दूर से ही चीजों को पता लगाएंगे। उच्च विभेदन क्षमता के कैमरे लगे होते हैं, जिससे दूर से ही बहुत सारी चीज पता करती है, डफारेट कैमरा और माइक्रोवेव कैमरा। एग्जाम्पल इसके क्या है, देखिए यहाँ पे, ओशियन सेट, कार्टो सेट, सोर्स सेट और इमेज सेट, ये सब एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेगा ट्रिपेक्स उपग्रह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बादलों के निर्माण को देखता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो उपयोग कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार के बताने में, उत्पादन की क्षमता को, उत्पादन की सूचना को देखने, कहाँ पे कितना उत्पादन है, ये चीजें। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे कितना है, वन क्षेत्र, जल, तांबा, लोहा, खनिज, इन सबको पता लगाने में। ठीक, आगे बात करें तो आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन, आपदा कहाँ पे आई है, आपदा कहीं पे ज्यादा है, कहीं बाढ़ वगैरह सिचुएशन में, सूखा की वगैरह कंडीशन में, तो इस तरह की चीजें हम वहाँ पे इमेज ले सकते हैं। औद्योगिक उपयोग कर सकते हैं, पता करना कि उपयोग कहाँ, उद्योग कहाँ लगाना सही रहेगा, इस तरीके की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। निर्यात हेतु इसका उपयोग करते हैं, मुद्रा की, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करेंगे तो निर्यात कर सकते हैं जो भी चीज़ें हमने बनाई है स्पेस में। ठीक है, शहरी प्रबंधन हम कर सकते हैं, शहरी नियोजन और ग्रामीण नियोजन भी इसमें किया जा सकता है। आगे बात करें तो भू स्थिर कक्षा के उपयोग और उनका क्या उपयोग है, क्या उनका जो है उपग्रह के उपयोग और उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो दूरसंचार के उपग्रह इसमें हो सकते हैं, दूरसंचार उपग्रह जीसैट जैसे है, इनसैट 1-2 है, आईआरएनएस यहीं पर है। ठीक है, अपने भारत का। ठीक है, तो आगे बात करें, अपने भारत का मतलब यहीं पर है, यहीं है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए मैट और सैट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कल्पना 1 इसमें शामिल है। एड्यूसैट उपग्रह शिक्षा के लिए है, और जीसैट और जीसैट 2, तो जीसैट 29 और जीसैट 11 ये दोनों है। उपयोग इसका क्या किस किस में है देख लेते हैं यहाँ पे। तो उपयोग इसका है मोबाइल और टीवी सेवाओं में, रेडियो प्रसारण के लिए, है ना, इन सब के लिए, और खोज एवं मानव बचाव कार्य के लिए, दूर शिक्षा के लिए, दूर चिकित्सा के लिए, ये सब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे प्रक्षेपण यान, यानी जो प्रमोशन यान होते हैं, जो सैटेलाइट को लेकर जाते हैं यहाँ से, मतलब एक जगह पे दूसरी जगह, वो जो है कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो हम सैटेलाइट बनाते हैं, उन सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। कुछ होने का मतलब है प्रक्षेपण यान या प्रमोशन यान, जिससे सहायता से हम भेजेंगे अंतरिक्ष में। तो वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो वो हमारे वहाँ पे 4 प्रकार के हैं। पहले तो देख लेते हैं SLV, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब पहले तो इसके बारे में समझेंगे, फिर 4 प्रकार के कौन कौन से वो समझेंगे। तो देखिए, ये 40 kg तक के ले जा सकते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में 4 चरण इसके होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होंगे। ठीक है, आगे बात करें तो दूसरा है ASLV। ये क्या है, उन्नत उपग्रह प्रमोशन यान। 5 चरण इसके होते हैं, सभी चरणों में ठोस ईंधन होता है, 150 kg तक का ले जा सकते हैं और 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 चरण इसके टोटल होते हैं। आगे बात करें तो PSLV। PSLV क्या है, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक है, अपने भारत के है PSLV। भारत का पहला कार्यरत उपग्रह प्रमोशन है, वार हाउस ऑफ इसरो, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, देखिए कैसे कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चरण में सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, इस तरीके की फ्यूल इसमें डाले जाते हैं। आगे बात करें तो 4 चरण यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। पहला चरण जो है ठोस है, पहला मतलब 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा क्या ठोस है, और दूसरा और चौथा क्या लिक्विड फॉर्म में। तरल इंजन इसमें होता है, विकास इंजन इसमें डाला गया है। ठीक है, इसरो ने इसको विकसित किया। 100 मतलब 1750 किलोग्राम तक ये वजन ले जा सकते हैं। ठीक है, मिसाइल तकनीक का विकास हुआ है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति इससे होती है। प्रथम चरण में ठोस इंजन को जलकर मतलब जो है शक्ति देगा। ठीक, इसमें अब देखिए PSLV के प्रकार, तो PSLV के 3 प्रकार हैं यहाँ पे। पहला है PSLV-G, PSLV-CA, PSLV-XL, ये 3 है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से। आगे बात करें तो GSLV क्या है, GSLV भू संक्रमणकारी उपग्रह इस मतलब प्रमोशन यान। ठीक है, तो ये हमारा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकते हो प्रक्षेपण यान है। इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण में देखिए इनसैट श्रृंखला का एक है, देखिए यहाँ पे क्रायोजेनिक, इसमें सबसे पहले इंजन होता है पेलोड में, और उसके बाद लिक्विड होता है, फिर उसके बाद सॉलिड होता है। ठीक है, फ्यूल। आगे बात करें क्रायोजेनिक इंजन, इसमें L-H2O2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत का मिसाइल तकनीक पूर्ण रूप से मतलब विकसित अवस्था में है। ठीक, इसी के जरिए आत्मनिर्भरता है हमारे वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है।
GSLV मार्क 1 और GSLV मार्क 2 और GSLV मार्क 3, ये 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1500 का है, ये 2500 किलो के जी का, और ये 4500 kg का जो है वेट लेके जा सकते हो। प्रोडक्ट बात करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेलेंट, ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो फ्यूल होते हैं वो ठोस रूप में क्या होता है, तो STPB होता है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन ये होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं सम्मिलित होती है, यानी ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तरल में UDMH होता है, यूरासिल डाई मेथिल हाइड्रोजाइन, ठीक है। UMMH होता है, यूरासिल मोमोमेथिल हाइड्रोजन। तो ये होते हैं जो कह सकते हो कि जो फ्यूल होते हैं वो हमारे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है तरल ईंधन के साथ साथ जो है ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन और टेट्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीडेशन के रूप में क्या है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। N2O4 और ये N2O2 और ऑक्सीजन में बदल देता है, उत्पादक के रूप में बाहर निकल आता है, तो तरल ईंधन को जलाने में सहायक करता है। कौन सहायक करता है, H2 सहायक करता है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन का काम करता है। क्रायोजेनिक इंजन टेक क्रायोजेनिक एक्सट्रीम कोल्ड क्रायोजेनिक है ना, तो ये इंजन एक क्रायोजेनिक प्रोडक्ट ईंधन में, इसमें तरल में H2 होता है, ऑक्सीकारक रूप में O2 होता है, माइनस दो सौ सॉरी माइनस माइनस 243 डिग्री सेल्सियस या -183 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक मीन्स क्या होते हैं, अत्यंत निम्न तापक्रम में और उच्च दाब पे इसको बनाया जाता है, ठीक है। चुनौतियां क्या हैं इसके रिलेटेड, तो ये देखिए चुनौतियां इसके बारे में, विशिष्ट मिश्र धातु के उपयोग से ईंधन टैंक का निर्माण किया जाता है। अत्यधिक उच्च दाब पर ईंधन को ऑक्सीकरण दहन कक्षाओं में पहुंचाने के लिए अस्थितीय पंप के निर्माण करना, नहीं ये चुनौती है भाई साहब। दहन कक्ष की ऐसे डिजाइन के साथ साथ अति निम्न दाब आदि उच्च तापमान को सह सके इतना बनाना होता है, ठीक। उच्च अनुपात में मिश्रण करना होता है, सही उचित अनुपात में मिश्रण होना चाहिए। आगे बात करें तो नौवहन यानी नेविगेशन सिस्टम कैसा है, देखिए यहाँ पे तो नौवहन प्रकार इसके हैं, क्षेत्रीय वैश्विक, यानी हम किसका नेविगेशन करना चाहते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन, है ना। बेहतर एक साथ 3 उपग्रह इसमें हम जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से होंगे, 3 उपग्रह स्थिति परिवर्तन के बताते हुए समय बताते हुए, यानी 3 तरीके के नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। टाइम बताए और स्थिति परिवर्तन कर सके, MEO में भेजे जाते हैं। जो सेकंड आपको बताया था 2000 से लेके मतलब 2000 से लेके 20,000 तक का होना चाहिए। पूरी तरह का चिप कवर करने के लिए न्यूनतम 24 उपग्रहों की आवश्यकता होती है इसमें, ताकि हम पूरी तरीके से नेविगेशन सिस्टम को अप्लाई कर सकें। आगे बात करें तो GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैट सिस्टम हमारे वहाँ पे ये देख सकते हैं। तो GPS USA का जो है बेसिकली है ना, GPS जो है USA का सिस्टम है। GPS हमारे वहाँ पे नाविक बताया गया था आपको, भी नाविक अपने वहाँ पे लगता है, लेकिन जो USA में वो GPS जो हम अपने भारत में इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप के रूप में। MEO, ठीक है, MEO 24 उपग्रह इसमें भेजे गए अंतरिक्ष में, जिसके सहायता से हम लोकेशन का पता लगाते हैं। ग्लोनस रूस का है और गैलीलियो यूरोप का है, और जो है यूरोप मतलब की जो ब्रिटेन है, ठीक है। और कंपास जो है चाइना का है। तो ये आपके जो है नेविगेशन नौवहन प्रणालियाँ हैं अलग अलग देशों में। तो क्षेत्रीय उपग्रह आधारित नौवहन प्रणालियाँ सेबेनेस आयरनएस आपके वहाँ पे IRNSS इंडिया का है, ठीक, जिसका नाम भी बोलते हैं जियो, यानी GEO में है। बेल्जियम का यहाँ पे देख सकते हैं डो यू आई फर्स्ट चाइना की है, बाई डो फर्स्ट ये चाइना की। उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली, तो गगन आपके भारत में है, ये गगन इंडिया का है, कोजेस जापान का। गगन के बारे में बात करें तो यह गगन क्या है, SBAS है, ठीक है। उपग्रह नहीं लगाने हैं, ठीक, ये इसका है, ठीक है। और गगन पे लोड के संचार उपग्रह लगा देते हैं, ठीक। GSAT 10 GSAT 8 GSAT 15 ये इसके उपग्रह हैं। इसरो इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एग्जाम्पल में USA का वास हो गया, ठीक है। वायु यातायात के प्रबंधन में वायुयान की सटीकता प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। आगे बात करें तो रेल सड़क यातायात में भी कार्य करेगा। IRNS SBNS नाविक जो है GPS की तरह है, भारत का है ये, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर इसका कार्य, क्षेत्रीय स्तर पर इसका कार्य नाविक IRNS को ही कहता है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये जो है जो हमारा पूरा तटीय क्षेत्र है 1500 किलोमीटर का, वहाँ से ऑपरेट करता है। सिग्नल इसका SPPS और रेस्ट्रिक्टेड सिग्नल है, ठीक है। SPS क्या है, स्पेस होता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिग्नल, ये नागरिकों के लिए होता है, और जो रेस्ट्रिक्टेड सिग्नल है वो प्रतिरक्षा क्षेत्रों के लिए है, जो अन्य क्षेत्र हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करें तो 8 उपग्रह इसके तहत भेजे गए हैं।
भू स्तर कक्षा में 3 है और भू समकालिक कक्षा में 5 उपग्रह भेजे गए हैं। 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचार के लिए इसको वो लगाया गया था। वर्ल्ड वाइड जो है रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में आईएमओ द्वारा मान्यता दी गई। ठीक है, और बात करें तो इसके महत्व की, तो महत्व इसका क्या है? तो महत्व स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करना, नागरिक उपयोग करना, आपदा प्रबंधन करना, सैन्य उपयोग करना, वाहन ट्रैकिंग करना, आत्मनिर्भरता, मैपिंग और कृषि जैसे कार्य इसके साथ से करने हैं। तो ये सारी इसके कार्य हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो आईआरएनएस जो है जमीन पर उपयोगकर्ताओं के लिए सटीक और विश्वसनीय स्थान जानकारी प्रदान करता है। स्थान, वेग और समय के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। इसकी आलोचना अगर करना चाहें तो आलोचना किन बातों पर कर सकते हैं? अधिक रख रखाव है इसका, भाषा की जटिलता है, कोई आर्थिक लाभ नहीं है इससे, खराब होने पर नया भेजना होगा। तो ये बेसिकली इसका चैलेंज। तो दोस्तों ये आप लोगों ने समझ लिया। अब बात हम करेंगे प्रतीक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक का महत्व क्या है।